साथियों नमस्कार। आज आपके बहुत जरूरी और तात्कालिक मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए सामने आए हैं। यह चर्चा इसलिए भी जरूरी हो गई कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बीच में कुछ तरह तरह के नए मुद्दे सामने आए हैं। क्योंकि कोई आंदोलन खड़ा करना है, कोई संघर्ष विकसित करना है, तो सभी लोगों की उस आंदोलन, उस संघर्ष के मुद्दे पर समझ का स्पष्ट होना, समझ क्लियर होना बहुत जरूरी है। फेसबुक लाइव आकर हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ने अभी 9 जुलाई को पूरे देश में मेहनत कश वर्ग ने अपने मुद्दों को लेकर, अपने सवालों को लेकर एक हड़ताल की। इस हड़ताल में पंचायतों से लेकर बैंक, बीमा, कोयला, रेलवे, हर क्षेत्र का मेहनत कश शामिल था। यह देश के ट्रेड यूनियनों का संयुक्त आह्वान था। इस आह्वान में केंद्र और राज्य कर्मचारियों के संगठन भी अपने अपने स्तर पर शामिल थे। एक संगठन था जो इस हड़ताल में शामिल नहीं था, वह इस हड़ताल का विरोध कर रहा था और मेहनत कशों को हड़ताल में शामिल होने से रोक रहा था। उस संगठन का नाम है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ। यहां सवाल यह उठता है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर कि सरकार जो श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है, उन्हें खत्म कर रही है, स्थायी नौकरियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रही है, ऐसे सवाल पर होने वाली हड़ताल का कोई अगर श्रमिक और कर्मचारी संगठन विरोध करता है, उसमें शामिल नहीं होता है, तो आप उस संगठन की नियति को समझ सकते हैं कि संगठन किसके हित में, किसके लिए काम कर रहा है। खैर, हम आज चर्चा कर रहे हैं हाल ही में कैबिनेट में एमपीवी के अंदर किए गए कुछ ऐलानों के बारे में। और जो हमने पिछली चर्चा में आपसे कहा था, मैं आज उसी बात को फिर आगे बढ़ाता हूं। इस 2 दिन के अंदर हमने एमपीवी के ही हमारे समर्थित जो संगठन हैं उनसे चर्चा की, उनके नेताओं से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो निचोड़ सामने आया वह आप सब लोगों के सामने रखना भी जरूरी है। हमारा सवाल ये है, और सरकार ने जो कैबिनेट में प्रचारित किया, हमने उस दिन ही कहा था कि कैबिनेट में जो कुछ भी कहा गया है, जो 49,262 पद स्वीकृत करने की जो बात की गई है, और उसको पूरे अखबारों ने, चैनलों ने हेडिंग बनाया, काफी बड़े स्तर पर इसको प्रचारित किया है। इस मुद्दे को लेकर 2-3 चैनलों ने इस पर डिबेट भी की है। यानी सरकार ने अपना काम कर लिया, उसने ये प्रचारित कर दिया कि हमने 50,000 पद स्वीकृत कर दिए हैं एमपीवी में, जिन पर भर्ती होगी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? हमने लिखा भी है, पहले भी बोले थे। मैं 2-3 अखबारों की कटिंग के आधार पर आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जो मांग उठाई जाने लगी है एमपीवी के अंदर से, उसके बारे में बात करूंगा। 3 अखबारों में खबर छपी है बड़ी हेडिंग में। एक अखबार कह रहा है कि 49,262 पदों पर भर्ती होगी, दूसरा अखबार कह रहा है कि 44,000 पर भर्ती होगी, और भास्कर जैसा बड़ा अखबार कह रहा है कि 30,000 पदों पर भर्ती होगी। ये जो भिन्नता है, ये भिन्नता ही सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करती है। नंबर 1,
नंबर 2, पद स्वीकृति से महत्वपूर्ण खबर दूसरी थी जिसको दबाया गया है, छुपाया गया। वो दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि उसी कैबिनेट में 17,620 अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया है। कितने? 17,620 और 5,650 रिक्त होने वाले पदों को भी समाप्त किया गया है। इस तरीके से 23,270 पदों को समाप्त करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये एक्चुअल वास्तविक खबर थी जो आपके सामने नहीं आई। अब 23,270 पद जो एमपीबी के पास पहले से मौजूद थे, जिनको अनुपयोगी बताकर समाप्त किया गया है, खत्म किया गया है, इससे एक बात साफ होती है कि सरकार जो पद स्वीकृति का जो बात कह रही है उसमें भी कहीं न कहीं झोल है। और दूसरी बात और जिसको आपको समझना चाहिए कि एमपीबी में पद पहले से ही स्वीकृत थे। पद स्वीकृत थे इस बात की पुष्टि जो पद समाप्त करने की घोषणा की गई है इससे होती है। 49,262 पद जो स्वीकृत किए गए हैं जो पहले से स्वीकृत थे। तो सरकार को यदि कुछ करना था तो जो पहले से स्वीकृत पदों पर भर्तियां करने की घोषणा करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। अभी सिर्फ सरकार ने पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी है। और इसमें जो एक बात और छिपी हुई है जो प्रमुखता से चर्चा में नहीं आई, वो ये है जो भास्कर लिखता है कि 30,000 पदों पर भर्ती होगी और यह भर्ती 3 साल में होगी, यानी विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती होगी। तो इससे स्पष्ट है कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब भास्कर की खबर को आप थोड़ा सा विस्तार दीजिए। भास्कर लिख रहा है 30,000 पर भर्ती होगी। अब 30,000 पर भर्ती होगी, 3 साल में होगी, तो आप समझ लीजिए कि एक साथ तो 30,000 पद नहीं निकलने वाले, किस्तों में निकलेंगे। तो पहले चरण में बमुश्किल 10,000 पदों पर भर्ती होगी। वो 10,000 पद कौन से होंगे? वो 10,000 पद होंगे सहायक एंट्री, जूनियर एंट्री जैसे मैनेजमेंट से जुड़े हुए पद जिन पर भर्ती एमपीबी में होगी। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सरकार ने आखिर ये पद स्वीकृत क्यों किए? यदि भर्ती नहीं करनी है सरकार को तो ये पद स्वीकृत क्यों किए? ये सवाल बहुत जरूरी है और जिस पर आपकी समझ स्पष्ट होना चाहिए और आप क्लियर होना चाहिए। और इससे यहां से समझिए कि ये 100% सच है कि मध्य प्रदेश में बिजली सेक्टर का 100% निजीकरण हो रहा है और उसकी प्रक्रिया कई दिनों से, कई सालों से चल रही है। दो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में अपने अपने पावर हाउस सब स्टेशन बनाना भी शुरू कर दिए हैं कई क्षेत्रों में, कई जिलों में। तब बिजली सेक्टर को जब निजी हाथों में देना है तब इस भर्ती पदों को स्वीकृत करने की क्या आवश्यकता है? ये भी सवाल आपके में आ रहा होगा। इसे यूं समझिए कि ये जो कॉलोनाइजर होते हैं जो प्लॉट काटते थे, मकान बनाते थे, पहले कॉलोनाइजर उद्योग में प्लॉट बेचे जाते थे। जब कॉलोनाइजर ने देखा कि प्लॉट बेच के हम इतना मुनाफा कमा रहे हैं और यदि उस प्लॉट पे हम मकान बना के देंगे तो हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा, तो उन्होंने फिर मकान बना के देना शुरू किए। अब कॉलोनाइजर ने सोचा कि यार ये मकान बन गया है, इस मकान में जब आता है खरीदार तो वो उसके अंदर फर्नीचर भी लगाता है, मॉड्यूलर किचन बनाता है, एसी लगाता है, पंखे लगाता है, उसे सजाता है। तीसरे चरण में कॉलोनाइजरों ने
उन मकानों के अंदर पूरा फर्निश्ड मकान बेच देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कॉर्डनाइजर ने क्या किया कि प्लॉट का मुनाफा कमाया, फिर बनाने पर मुनाफा कमाया और फिर उसको फर्निश्ड करने का भी मुनाफा कॉर्डनाइजर ने कमा लिया। यही बात मध्य प्रदेश के बिजली सेक्टर को बेचने पर भी लागू होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बिजली सेक्टर में सरकार के पास कर्मचारियों का बड़ा अभाव है। सारे कर्मचारी आउटसोर्स के हैं। अब जो दो खरीदार हैं बड़े बड़े, वो आउटसोर्स कर्मचारी की बात नहीं कर रहा मैं। आउटसोर्स कर्मचारी सप्लाई करने वाले जो कंपनियां हैं, ठेकेदार हैं, उन्हें वो कंपनी क्यों खरीदेंगी? नहीं खरीद सकती। अब आपके पास कर्मचारी नहीं है तो वो कंपनियां ये भी सवाल उठाती है कि भाई हम आपको इतना पैसा क्यों दें। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये दिमाग लगाया कि हम कुछ पद स्वीकृत कर देते हैं और उस भर्ती में जो कुछ मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन जब बिजली सेक्टर उनको सौंपा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने आपको 20,000 30,000 कर्मचारी भी दिए हैं, यानी हमारे सेक्टर को चलाने वाले कर्मचारी हमारे पास मौजूद थे। ये छोटा सा ये खेल है जो बड़ा खेल है जिसे आपको समझना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने अभी आनन फानन में और रिकॉर्ड करने के लिए पदों की स्वीकृति दी है। भर्ती कब होगी ये अभी क्लियर नहीं किया है कि ये भर्ती इसी साल होनी है, अगली साल होनी है, कोई तारीख भी नहीं है, कोई दिनांक भी नहीं घोषित की है भर्ती की। इसलिए मैं अपने एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अब संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि इस मौके पर अगर आप संगठित हो गए और अपने हक की बात करने लगे तो आपका विभाग के अंदर एक सम्मिलन का रास्ता भी खुल सकता है। क्योंकि जब बिजली सेक्टर के अंदर आप लोग संघर्ष करते हुए दिखेंगे तब निश्चित रूप से जो बिजली सेक्टर के खरीदार हैं कंपनियां, वह भी सरकार से सवाल करेंगे कि भाई आपके यहां तो ये हो रहा है, हम इतना पैसा आपको नहीं दे सकते। एक तरीके से सरकार व्यापारी है, व्यापारियों की तरह चल रही है और व्यापारियों को डराने का एक ही रास्ता है कि उनके व्यापार को प्रभावित कीजिए, और ये काम आप लोग कर सकते हैं। और इसलिए आप लोग अपनी पूरी ताकत के साथ संगठित होइए। और हम लोगों ने एक कार्यक्रम घोषित किया है कि 27 जुलाई को हम भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, आप उसमें आइए। अब सवाल एक और है जिस पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सुनना भी चाहते हैं। जैसे ही पद स्वीकृत हुए उसके बाद एक मांग उठी है कि 50% आरक्षित पद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किए जाने चाहिए। मेरा सवाल यह है कि 50% ही क्यों, 100% क्यों नहीं? 100% भी तो हो सकते हैं। और 50% आरक्षण की एक जो मांग उठी है, ये मांग पद स्वीकृत होने की घोषणा के बाद में उठी है, ये पहले भी उठी, कुछ दिन पहले भी ये चर्चा में आई। अचानक एक बार यूनाइटेड फॉर्म नाम का एक संगठन है, उसने ये ह्यूमर फैलाया कि मध्य प्रदेश में 70,000 वैकेंसी आने वाली है बिजली विभाग में, और उसी के बाद कि आउटसोर्स में इसको 50% आरक्षण मिलना चाहिए, ये चर्चा शुरू हुई। मेरे अपने अनुभव हैं इन संघर्षों, आंदोलनों, संगठनों में काम करने के बाद हमने इन अनुभवों को हासिल किया है। वो अनुभव ये है कि काम करने वाले कर्मचारी को किसी भी आरक्षण का फायदा तभी मिला है जब वह विभागीय परीक्षा से गुजरा है, विभागीय चयन प्रक्रिया से गुजरा है। सामान्यतः परीक्षाओं में आरक्षण लेकर उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। उसका उदाहरण अतिथि शिक्षक है। अतिथि शिक्षक के 12 महीने सेवा काल की चर्चा मध्य प्रदेश में शुरू हो गई थी 2018 में और 2019 में कि भाई इन्हें 12 महीने सेवा काल मिलना चाहिए। वो 12 महीने तक ये काम करते रहे, क्योंकि अभी इनको पहले उनको 10 महीने का ही काम
का अधिकार था, 8-9 महीने कर पाते थे। जब उनकी 12 महीने सेवा काल की मांग में जोर पकड़ा और सरकारों ने उस तरफ सोचना शुरू किया, पूरी भी होने वाली थी, तभी एक मांग उनके बीच में छोड़ी गई। वो मांग किसने छोड़ी मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना दिमाग लगा लेना। उन लोगों ने छोड़ी जो नहीं चाहते थे कि सरकार की बदनामी हो। उन्होंने एक मांग छोड़ी उनके लिए कि अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में 25% आरक्षण दिया जाए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत उदार, बड़े दिल के आदमी थे। उन्होंने कहा तुम क्या है, 25 नहीं हम 50 देते हैं। तो उन्होंने 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दे दिया। क्या परीक्षा दो, 50% पद आपके और आप शिक्षक बनो। वो बड़ा लंबा चौड़ा सा उन्होंने भाषण दिया था, कभी आप सुन लेना गूगल पर सर्च करके। अब उन अतिथि शिक्षकों को जो 10-15 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनकी नियमित पढ़ाई की या किसी कंपटीशन को देने की तैयारी छूट चुकी थी, उनको उन लोगों के साथ बिठा दिया परीक्षा में जो कोचिंग कर रहे थे, अभी अभी कॉलेज पास आउट थे, वो सिर्फ नौकरी की ही तैयारी कर रहे थे। ऐसे परीक्षार्थियों के साथ अतिथि शिक्षकों को बिठा दिया और कह दिया 50% पद तुम्हारे लिए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक भी अतिथि शिक्षक का पात्रता परीक्षा के जरिए कोई चयन नहीं हुआ, कोई शिक्षक नहीं बन पाया। 100-200 बन गए होंगे तो बन गए होंगे, बाकी सारे के सारे घर बैठे हुए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो अतिथि शिक्षक पहले से ही 50% आरक्षण लिए हुए थे, लेकिन वो पात्रता परीक्षा में पास नहीं हो पाए और वो मास्टर नहीं बन पाए। उसकी वजह दो और भी है। उसकी वजह ये है, एक तो सरकार वैकेंसी बहुत कम निकालती है, बहुत कम निकालती है, और परीक्षा देने वालों की संख्या लाखों में हो जाती है। शिक्षकों के ही पद सरकार ने 2018 के चुनाव से पहले निकाले थे, जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है। पास आउट परीक्षार्थी अभी भी डीपीआई पे धरना दे रहे हैं। परसों भी उन्होंने धरना दिया है, गुरु पूर्णिमा के दिन। तो बहुत कम जगह निकालती है और उन बहुत कम जगहों में कंपटीशन इतना बड़ा हो जाता है लाखों लोगों का। तो ऐसे में जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है वो पूरे कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से बाहर चले जाते हैं। अब यही चीज हमारे एमपीवी के उन आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर लागू होती है जो 15-15 साल से, 18-18 साल से सब स्टेशनों पर बैठे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर घर जाते हैं, घर के काम वाम निपटाते हैं, परिवार को देखते भालते हैं। तो वो सिर्फ काम करने के लायक बचे होते हैं, उनके पास अनुभव होता है, किताबी ज्ञान उतना नहीं होता है, परीक्षा देने लायक स्थिति उनकी नहीं बचती है। अब इनको 50% आरक्षण दिलवा भी दिया जाए, मान लीजिए मिल भी जाए, तो क्या वो आउटसोर्स कर्मचारी एमपीवी का उस परीक्षा को पास कर सकता है जिसमें पॉलिटेक्निकल कॉलेज के, आईटीआई के फ्रेश लड़के बैठने वाले हैं? और सीखो कमाओ योजना के लोग भी एमपीवी में काम कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड लोग हैं, अभी नए नए हैं, वो तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये सब जब परीक्षा में बैठेंगे तो हमारा जो 15-20 साल से आउटसोर्स कर्मचारी सिर्फ नौकरी कर रहा है, परिवार चला रहा है, वो उस कंपटीशन को कैसे फाइट कर लेगा, उसमें कैसे पास हो जाएगा? जब पास नहीं होगा उसको, तब जो 50% आरक्षण का क्या मतलब रह जाएगा? मतलब वो आरक्षण फिर शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि हम 50% नहीं 100% आरक्षण मिलना चाहिए, और ये मिल सकता है। 100% कैसे? कि हमारा जो कर्मचारी जो ट्रेंड है, जिसके पास अनुभव है, उसे आपको अगर मौका देंगे, सरकारी नियमित पदों पर उसे अगर रखेंगे तो वो और बेहतर काम करेगा, क्योंकि उसके पास में
लंबा अनुभव है काम करने का, और उसने जब तक काम करता रहा है उस काम के दौरान उससे कोई दुर्घटनाएं भी नहीं हुई, किसी तरीके की गलतियां भी नहीं हुई। यानी वो पूरी तरीके से बिजली सेक्टर को चलाने में सक्षम कर्मचारी है। और इसलिए सरकार को चाहिए कि, और बिजली विभाग को भी चाहिए कि एक विभागीय परीक्षा लेकर, जैसे गुरुजियों की ली गई थी एक समय में, उसी तरीके से एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा लेकर उनको रिक्त पदों पर नियमित कर दिया जाए। ये ठीक वैसी ही मांग है जो हम कह रहे हैं कि एक लघु कैडर बनाकर। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे लोगों को अफसर बना दीजिए, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उनको 1 लाख 1.5 लाख तो वेतन दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि लघु कैडर बना दीजिए और इतना वेतन तय कर दीजिए जिसमें ये इस बढ़ती हुई महंगाई में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और ये काम सरकार कर सकती है, विभाग कर सकता है। इसलिए हम जो पूरा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं वो आंदोलन इसी मुद्दे पर खड़ा कर रहे हैं कि भाई एक जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी है जो कहीं भी काम करता है, बिजली सेक्टर से लेके शिक्षा विभाग में, पंचायतों से लेकर वल्लभ भवन संचालयों में, जहां भी काम करता है, उसे आप एक लघु कैडर बनाकर उसकी नौकरी को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार को ये काम करना चाहिए। और ऐसा करके भी सरकार कोई उपकार नहीं कर देगी, कोई एहसान नहीं करेगी आपके ऊपर। ऐसा पहले भी होता रहा है। पहले कैसे, पहले भी जो भर्तियां होती थी वो दैनिक वेतन भोगी, मास्टर कर्मचारी, जैनमैन, लाइनमैन वगैरह वगैरह की भर्तियां होती थी, अस्थायी भर्तियां होती थी। धीरे 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 उनको स्थायी कर दिया जाता था। जो पहले जो काम हो सकता था वो अब क्यों नहीं हो सकता? अब भी हो सकता है, बशर्ते सरकार के ऊपर दबाव हो, सरकार आपसे डरे तो निश्चित रूप से ये काम हो सकता है। लेकिन अभी सरकार न डर रही है न सरकार को आपकी चिंता है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में जितना भी कर्मचारी मजदूर वर्ग है उनके बीच उनके समर्थक संगठन ही सक्रिय है जो उनको सही दिशा में जाने से रोक सकते हैं, रोकने का काम करेंगे। तो वही किया जा रहा है मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल के अंदर। और इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों के विभिन्न कर्मचारी संवर्ग के लोग आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, सब ठेंगड़ी भवन में बैठकर प्लानिंग करते हैं और हार कर घर चले जाते हैं। अगर आप ठेंगड़ी भवन में बैठकर सरकार से लड़ने की योजनाएं बनाओगे तो निश्चित रूप से पराजित होगे। इसलिए साथियों, ये बात मैं कह रहा हूं कि आपको जो संगठन 9 जुलाई की हड़ताल में नहीं था, हम जैसे स्वतंत्र संगठनों के लोगों ने भी उस हड़ताल का समर्थन किया था, तो जो संगठन व्यापक मुद्दे पर हुई कर्मचारी मजदूर वर्ग के हित में हुई हड़ताल का विरोध कर रहा था, वह आपके साथ में कैसे न्याय करा सकता है? इसलिए ऐसे संगठनों को मोह छोड़कर आपको अपने दम पर मैदान में आना चाहिए। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं। साथियों, स्थितियां हर विभाग में समान रूप से खराब है, समान रूप से, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायत हो, चाहे बैंकें हो, सब जगह समान रूप से स्थितियां हैं। और सभी जगह हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कई विभागों में और कई विभागों के कर्मचारी ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ आकर अपने हक की बात करने की मानसिकता भी बना रहे हैं, वो चाहते भी। हमारा निर्वाचन के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो इस पूरे आंदोलन को बढ़िया से प्रचारित कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, और वो मेहनत भी करते हैं, वो संगठित भी है, बल्कि उनकी संख्या बहुत कम है, 1000-1200 है, लेकिन वो अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे दूसरे विभागों के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो अंशकालीन कर्मचारी हो, स्कूलों छात्रावास के, वो बहुत बड़े स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और वो 27 तारीख की व्यापक तैयारी कर रहे हैं।
हमारे पंचायतों के जो चौकीदार हैं, भ्रष्ट हैं, पंप ऑपरेटर हैं वगैरह वगैरह, वो भी अपने अपने स्तर पर व्यापक तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या करेंगे जाके, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं आने की कर रहे हैं। एमपीवी में भी यही स्थिति बनी है कि जाए कि नहीं जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हमने जब पिछले 1-1.5 साल के अंदर भोपाल में 4-5 प्रदर्शन किए, हमने जो कहा हमने वो किया, और जिसके कारण वेतन भी रिवाइज हुआ, बढ़ा हुआ वेतन भी मिला और एरियर भी मिला। अभी कई विभाग, स्वास्थ्य विभाग पूरा बढ़ा हुआ वेतन भी नहीं दे रहा और एरियर का भी भुगतान नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज पर नहीं हुआ, तो नहीं मिला है, तो इसकी वजह कि वहां बहुत ज्यादा भ्रष्ट ठेकेदार कंपनियां काम कर रही हैं और वो अधिकारियों से उनकी बड़ी साठगांठ है। आज ही मैंने एक खबर डाली है, 2 करोड़ रुपया कर्मचारियों के हिस्से का एक कंपनी खा गई, प्रथम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट कंपनियां स्वास्थ्य विभाग में, इसलिए वो एरियर और बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे रही है। पीएफ तो क्या जमा कर रही है। शिक्षा विभाग में हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2-2 साल से वेतन नहीं मिला, 2-2 साल से, कई जिलों में और कई ब्लॉकों में। हमारे पास अब पूरी जानकारियां आने लगी है। हम कई बीओ से जब बात करते हैं तो वो भी बात करते करते एएमए करने लगते हैं, डरने लगते हैं, शर्माने लगते हैं, क्योंकि शर्म तो उनको भी आती है कि हम 2 साल से एक चपरासी को वेतन नहीं दे पाए, तो इसमें वो बात करने लायक की स्थिति में नहीं होते। वो एक ही बात कहते हैं कि साहब बजट नहीं आया, डीपीआई से बजट नहीं आया। इसलिए हम लोग जो है 27 जुलाई को भोपाल पहुंच रहे हैं और 28 तारीख से हम लोग भोपाल में अनशन भी शुरू करेंगे। डीपीआई के अंदर विकास भवन पर पंचायतों के लोग और एनआरएचएम के कार्यालय पे भी हमारे लोग अनशन करेंगे, क्योंकि अकेले एनआरएचएम स्वास्थ्य विभाग में स्थिति बहुत खराब है। वहां के 1200 टेलीमेडिसिन कर्मचारियों को निकाल भी दिया है। हमारे योग प्रशिक्षक आ रहे हैं और आयुर्वेद के अंशकालीन कर्मचारी। हम लोग 28 तारीख से आयुष मंत्री के बंगले पर भी धरना शुरू कर देंगे। इस बार हम लोग जब तक विधानसभा चलेगी तब तक हम भोपाल में रहने की मानसिकता बना रहे हैं लोगों की, और लोग इसके लिए तैयार भी हो रहे हैं। कितने लोग रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग इस मुद्दे को अब बहुत आंदोलन के जरिए सरकार के संपर्क को करके बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैंने 50% आरक्षण की बात जो चली है, मैं वो होना चाहिए। मेरा उन लोगों के साथ से ये कहना है कि सबसे ऊपर आप मांग रखें कि संविलियन जो है, लघु कैडर बनाकर संविलियन किया जाना चाहिए। ये मांग उस समय आई है जब मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी सेवा निगम बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सरकारी स्तर पर यह बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर हम अपने आप को ही 50% आरक्षण तक सीमित कर देंगे तो यानी हम 50% अपने कर्मचारी भाइयों को तो घर बैठाने का रास्ता खुद ही बना दिया हमने, तो हम फिर कैसे लड़ाई जीतेंगे। इसलिए हमने कहा है कि 100% आरक्षण होना चाहिए और वो मिल सकता है सेवा निगम बना के, हमको लघु कैडर बना के, संविलियन करके। तो साथियों, मैं फिर तमाम सारे विभागों के नेतृत्वकारी साथियों से ये अपील करता हूं कि ये मौका है, ये समय है। इस समय सरकार के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, उसकी असफलताओं को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर। मजदूर वर्ग ने भी आंदोलन किया, लगातार कर रहा है। विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में यदि आप हमलावर होते हैं तो सरकार आपको कुछ न कुछ दे जाएगी। जो सेवा निगम का प्रस्ताव बन रहा है, जिसे सरकार लोग विधानसभा चुनाव से पहले लाने की मानसिकता बना रही है, वो इसी साल आ भी सकता है, आपके संघर्ष, आपकी एकजुटता की दम पर। तो साथियों, मैं जो भी बात करता हूं, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है।
मेरा मुद्दों पर विरोध रहता है, मुद्दों पर विरोध की बात मैं करता हूं, मैं जो कह रहा हूं मैं उस पर अडिग रहता हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आंदोलन, कोई भी संघर्ष अगर सही दिशा में चलेगा तो वो जीत हासिल करेगा। वो उसकी दिशा भ्रमित होगी, दिशा सही नहीं होगी तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जैसा पहले भी हुआ है, उसका उदाहरण देके हम आपको अपनी बात को समाप्त करेंगे। पूर्व में आपको याद हो कि पहली बार एमपीवी के अंदर ही एक आउटसोर्स एजेंसी थी, प्राइम वन। वो सबसे ज्यादा करप्ट कंपनी थी, बेस्ट कंपनी थी। वह 7,000, 6,000, 5,000 तनख्वाह देती थी कर्मचारियों को। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमारे पास शिकायतें आई, हमारे एमपीवी के लोगों ने हमसे कहा कि ये तो हमारा पीएफ ही जमा नहीं कर रही, बहुत कम तनख्वाह देती है, उस समय जो न्यूनतम वेतन था उसका भुगतान नहीं करती है। हमने ये बात कमलनाथ जी को बताई सबके सामने मीटिंग में। तीसरे दिन उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, तीसरे दिन। और मध्य प्रदेश में पहली आउटसोर्स एजेंसी है जो कमलनाथ सरकार में ब्लैक लिस्टेड हुई और उसको पूरे मध्य प्रदेश से, हर विभाग से भगा दिया गया था। और फिर वो एजेंसी, कोई कंपनी चुप नहीं बैठी। वो उज्जैन की थी, पारस जैन जो ऊर्जा मंत्री रहे, उनकी लड़की उसको चलाती है, उस प्राइम वन को। फिर वो चुप नहीं बैठी, उन्होंने अपने द्वारा रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों को कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए भी लामबंद कर दिया, गाड़ियां दे दी कि जाओ भोपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि जब आप लोग एक आउटसोर्स कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड हुई, उसके हित के लिए भोपाल में उत्पात मचाने आ सकते हो, तो अपनी नौकरी को स्थायी कराने के लिए क्यों नहीं आ सकते? आना चाहिए। 27 जुलाई आपको ये मौका उपलब्ध करा रही है। नमस्कार, धन्यवाद।